सकते हैं, वो जो आपकी मेहनत का एक एक कतरा जो आपने मेहनत की होती है उसका सूद समेत, सूद मतलब समझ रहे हैं ना सर, ब्याज समेत आपको वापस देता है और वो फिर आपसे संभाला नहीं जाता, कुछ इस प्रकार से वापस देता है वो। कौन सा स्टेज है जो ज़्यादा टफ है, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू? वैसे तो सर आपने सारा जो चीज़ें बतानी थी लगभग वो सारी बताई दी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। और आज आपके सामने मैं और जीत सर दोनों उपस्थित होंगे। आज हम लोगों के इस सेशन का मकसद क्या है? आप सभी का कभी क्लासेस में, कभी ऑनलाइन सेशंस में या अलग अलग माध्यमों से एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर कई सवाल आते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कैसे करें, इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सिलेबस क्या है, या फिर हमें नोट्स मेकिंग कैसे करना होता है। कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि ऑप्शनल की तैयारी कैसे की जाए। साथ ही साथ जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में भी आपको यह डाउट आता है कि न्यूज़पेपर से क्या, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और साथ ही साथ इससे नोट्स कैसे बनाने हैं। साथ ही करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स या मेंस, क्या दोनों की तैयारी साथ में होती है या फिर इनकी तैयारी हमें अलग अलग करनी पड़ती है। ऐसे ही बहुत सारे कॉमन सवाल हैं जो आपके अलग अलग मंचों से हमारे पास आते रहें। और आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चाहे आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो, 26 में दे रहे हो या उसके बाद दे रहे हो। इन सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी की जो भी आप तैयारी करते हो, इन सभी के लिए सेशन आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और आज हमारे साथ इस मंच पे जीत सर भी अवेलेबल है। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा ताकि आज वह अपनी जो भी जानकारियाँ हैं, अपना जो अनुभव है, वह आप सभी के साथ साझा कर सके। तो स्वागत करते हैं जीत सर का। थैंक यू सो मच किंसुक सर, इतने अच्छे स्वागत के लिए और इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और अगेन बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास अगर हम देखें तो यूट्यूब, चाहे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो KGSIS का, चाहे हमारा बैच हो, ऑफलाइन बैच हो, ऑनलाइन बैच हो, बच्चों के मल्टीपल मैसेज हमारे पास रहते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, हमें 2025 में एग्ज़ाम देना है। उसके साथ ये भी रहता है सर कि एग्ज़ाम हमें निकालना भी है, 2025 में एग्ज़ाम देना है, 26 में देना है, 27 में देना है, तो उसके लिए क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, कैसे हमें नोट्स बनाने हैं, कैसे हम ऑप्शनल को चूज़ करें, कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है। तो ये मल्टीपल सवाल हमारे पास हमेशा रहते हैं। तो आज इसी पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी मल्टीपल सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक एक सवाल का आपको उत्तर दिया जाए। जी सर, बिल्कुल। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो बच्चों के मन में आता है, क्योंकि यूपीएससी को लेकर कई बार लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही वास्ट है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई सोर्स जो है वो फिक्स नहीं है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो फंस के रह जाते हैं कि हाँ, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओ। यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको पीडीएफ मिलती है, सिलेबस की पीडीएफ मिलती है। जब नोटिफिकेशन यूपीएससी रिलीज करती है तो उसके साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस मौजूद होते हैं। और उस सिलेबस को अगर आप देखते हो तो प्रीलिम्स का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या फिर आपके जो ऑप्शनल का सिलेबस है, यह सभी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं, यह सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो इसके कारण आप अगर वहाँ से डाउनलोड कर लोगे तो आपको ऑथेंटिक सिलेबस मालूम चलता है कि हाँ, सिलेबस क्या है। और ये सिलेबस की पीडीएफ आप फोटो स्टेट कराकर, कॉपी निकालकर इसको अपने घर में जहाँ भी आप पढ़ते हो, जो भी आपका टेबल है या टेबल के सामने जो वॉल है, उस पर आप चिपका लो, ताकि आपको हमेशा मालूम हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कई बार लोग क्या करते हैं, एक लाइन से कोई एक बुक उठा लिया और उनको लगता है कि बुक ही जो है वह यूपीएससी का सिलेबस है। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे बुक होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन की बुक लेते हो, ग्रेजुएशन की बुक में आपको कई सारे कंटेंट मिलेंगे जिसमें से हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपके यूपीएससी के हिसाब से रिलेवेंट ना हो। या फिर 12th के एग्ज़ाम में, 12th के जैसे बोलते हैं कि एनसीईआरटीज आपको पूरी पढ़नी है, बट एनसीईआरटीज का हर एक हिस्सा आपको वहाँ पे नहीं पढ़ना होता। तो ठीक वैसे ही आप यूपीएससी की जो सिलेबस के पीडीएफ है वह डाउनलोड कर लो और वहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। बट इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ समझना है, क्या कि
एक तो पार्ट हो गया कि सिलेबस, एक तो पार्ट हो गया कि सिलेबस क्या है, बट इसके साथ उस सिलेबस को डिकोड करना भी जरूरी है। तो जीत सर, आप बताएं कि इस सिलेबस को डिकोड करने का सबसे आसान रास्ता क्या हो सकता है? बिल्कुल किंसुक सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूपीएससी की जो पीडीएफ है, अगर गूगल पे आप जाकर यूपीएससी सिलेबस पीडीएफ को सर्च मारोगे तो आप ओवरऑल आपके पास यूपीएससी की पीडीएफ आ जाएगी और वहाँ से आप सिलेबस का ईच एंड एवरी टॉपिक की सिलेबस में क्या क्या है, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, बस उसे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। रही बात कि सिलेबस को डिकोड कैसे करें, तो इसके लिए सर मेरा मानना है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाना चाहिए। कम से कम 8 से 10 साल के क्वेश्चंस हमें उठाने चाहिए और उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए कि जो भी जिस भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, लाइक हम जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी की हाईलाइट पॉइंट्स हैं, है ना, या फिर जितने भी जो टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल आ रहा है, अगर उनको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, और उसका एक पूरा सीरीज बना लेते हैं कि लाइक हम 10 क्वेश्चन हमारे पास आए और 10 क्वेश्चंस को इकट्ठा करके हमने क्या करा, 10 के 2 टॉपिक्स जो हमने लिख लिए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो सिलेबस है आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उन कीवर्ड से आपको मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक अपनी ही महत्ता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाकर डिकोड करें, उनको देखें, उनको समझें, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि यूपीएससी में जो मेंस का क्वेश्चन होता है या मेंस का जो पेपर होता है वो कितना डायनेमिक हो सकता है किसी एक टॉपिक को लेकर। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका यूपीएससी सिलेबस भी डिकोड हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका आप जो चाहते हो अपना स्कोर मैक्सिमम करना मेंस का, वो भी हो जाएगा और किस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो भी आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल सर, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपनी महत्ता है इस एग्ज़ाम में, और इस चीज़ को हम लोगों ने इस साल के एग्ज़ाम में भी देखा है कि इस साल भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो प्रीलिम्स में भी इस बार भी क्वेश्चन जो आए हैं वह पीवाईक्यू से रिलेटेड आए हैं, और मेंस तो वह हिस्सा है जहां पे पीवाईक्यू की मदद से आप अपना सिलेबस तैयार कर सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस जो है, सब्जेक्ट मैटर आपका तैयार हो सकता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है वह ये है कि हम नोट्स मेकिंग कैसे करें, हम नोट्स कैसे बनाएं, चाहे वो प्रीलिम्स के हिसाब से हो या मेंस के हिसाब से हो, इसमें हमें नोट्स कैसे बनाना है, ये लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो सर, इसमें आपकी क्या राय है कि नोट्स अगर बनाना हो बच्चों को तो वह किस तरीके से बना सकते हैं? थैंक यू सो मच सर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल मैसेज मेरे पास ऐसे हैं जहाँ पर ये पूछा जाता है कि नोट्स कैसे बनाएं, है ना, क्योंकि एट द एंड जब आप मेंस दे रहे हो, प्रीलिम्स दे रहे हो, जो नोट्स आपने बनाए हैं वही आपको डेडिकेटली समझ में आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उस पर कमांड अगर कर लेते हैं तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो काफ़ी अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर नोट्स बनाने की बात हो तो सबसे पहले सिलेबस का कोई भी एक टॉपिक, जैसे लाइक आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनमें से कोई भी एक टॉपिक आप उठा लीजिए, है ना, और उस टॉपिक को उठाकर उसको बाइफरकेट कीजिए कि इस टॉपिक में से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों पर स्टडी करेंगे देन आप देखेंगे कि एक जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें क्या लिखना चाहिए, क्या हमें अपने नोट्स में मेंशन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नोट्स बनाते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नोट्स की खास बात क्या है कि नोट्स बनते भी हैं और बहुत जल्दी खो भी जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि वो दोबारा से नोट्स बनाने लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेन चीज़ ये है कि हमें नोट्स को एक बार बनाना है और बाद में उसे बस अपडेट करना है। और अगर जैसे कोई भी एक टॉपिक है और उसको जितना बाइफरकेट करके 2 पेज में, 3 पेज में, जितना ज़्यादा अच्छे से आप नोट्स को बना लेंगे डायनेमिकली और उसमें पीवाईक्यू को भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम मेरा यकीन मानिए कि जब आप प्रीलिम्स देंगे या मेंस देंगे, ठीक है, चाहे प्रीलिम्स के नोट हो चाहे मेंस के नोट्स हो, तो आपको केवल वो नोट्स ही पढ़ने हैं और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आपके, चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हो, वहाँ से आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इससे रिलेटेड KGS IAS हिंदी के चैनल पर मैंने नोट्स कैसे बनाएं उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। तो जो भी बच्चे वो वीडियो देखना चाहते हैं तो KGS IAS हिंदी पर जाएं और वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि पूरा एक वीडियो इसलिए बनाया हुआ है कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। तो वो वीडियो आप रेफरेंस के तौर पर देख सकते हो। बिल्कुल सर, एक और चीज़ मैं यहाँ पर जो बताना चाहूँगा इस नोट्स मेकिंग में कि कई बार बच्चों को ये लगता है कि अगर मान लेते हैं उन्होंने क्लासेस की हैं, क्लासेस में उनके पास नोट्स लिखवा दिए गए और
उनको ऐसा लगता है कि वह नोट्स जो उन्होंने क्लासेस में पढ़ ली है या फिर कहीं पे देख लिया है, बस एक बार हो गया, नोट्स बन गया, तो उसमें उनको कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें मैं एक चीज़ बस ऐड करूँगा कि मान लेते हैं आपने क्लास में, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आपने मान लेते हैं मंगलयान के बारे में या आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ क्लासेस में पढ़ा। अब जब भी उससे रिलेटेड कुछ नई चीज़ें आती हैं तो वह आपका दायित्व है कि आप उसी जगह पर, उसी पेज में इससे संबंधित जो भी जानकारी आई है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है, उसको ऐड ऑन करें। वही नहीं, मैं तो यह भी सजेस्ट करूंगा कि मान लेते हैं जैसे आपने हिस्ट्री के नोट्स बनाए। अब हिस्ट्री के नोट्स में जब आप क्लासेस में पढ़ोगे तो आप पूरी तरीके से 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जब आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आपका एक और दायित्व बनता है कि आप एक एक्स्ट्रा पेज लो, थोड़ा उस पर एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाओ। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 रिवोल्ट के क्या कारण थे या इसका क्या परिणाम हुआ, क्या इससे कुछ बदलाव आया, भारत की जो सत्ता थी, जो समय ब्रिटिश की सत्ता थी, क्या उसमें कुछ बदलाव आया। तो इस टाइप से अलग अलग डायमेंशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, एक बार आपने 1857 रिवोल्ट पढ़ लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है, तो उन क्वेश्चंस के थ्रू हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि उसके लिए नोट्स भी बना ले, उसके ओरिएंटेड भी थोड़ा नोट्स बनाए, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें। राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी और नोट्स आपका बिल्कुल रिफाइंड होता जाएगा, जिसको आप डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हो। बिल्कुल किंसुक सर, तो लेमन की भाषा में किंसुक सर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा अगर नोट्स बनाना चाहता है तो सिंपल सी बात है कि भाई वो A4 साइज़ के कुछ खुले पेपर ले और अलग अलग फोल्डर्स बना ले, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, है ना, और जीएस का, मतलब जो जो भी पोर्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, हिस्ट्री में भी अलग अलग पोर्शंस बना ले। भाई मॉडर्न पढ़ना है, एनिशेंट पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर वाला हिस्सा उसमें पढ़ना है, या एथिक्स के, इस तरीके से वो फोल्डर बना ले और फोल्डर बना के उसको जस्ट जहाँ जहाँ जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो टॉपिक उसने पढ़ा है, उसको जस्ट पेस्ट करता चला जाए। और उस A4 सीट का फ़ायदा ये भी होता है कि अगर उसमें कुछ आपको अपडेट करना है तो नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हो, उसमें चीज़ों को पिन करके फिर फोल्डर में रख सकते हो। बस शर्त ये है सर कि वो फोल्डर खो ना जाए, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि रूम चेंज करने में बच्चे अक्सर क्या फोल्डर खो देते हैं, तो फोल्डर आपके पास होने चाहिए। तो हम ये सारा मतलब अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा कि वही नोट्स आपको एट द एंड IPS, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, लाइक IAS IPS, जो मेंस क्वालिफाई कराएंगे वही नोट्स कराएंगे, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने अपने हाथों से लिखा है, किसी दूसरे के नोट्स UPSC में अक्सर समझ में नहीं आते हैं। मैं पहली बात बता देता हूँ, क्योंकि सबका एक अलग ही पैटर्न होता है नोट्स बनाने का, ठीक है। तो अगेन सिंपल सी बात यही है कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं और नोट्स आपने बनाए हैं ओवरऑल, तो वो नोट्स आपको एट द एंड काम आने वाले हैं। वही नोट्स हैं जो आपका स्कोर बढ़ाएंगे मेंस में, और वही नोट्स हैं जहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए किंसुक सर, थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक बहुत ही अगेन दोबारा सबसे प्रिय सवाल जो बच्चों का रहता है, और स्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चों का, कि न्यूज़पेपर, हिंदी अखबार पढ़ें कोई हम, लाइक जनसत्ता हम पढ़ लें, दैनिक जागरण सर हम पढ़ लें, या फिर कोई करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन हम पढ़ लें, या फिर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। और इसमें भी मुझे बहुत सारे फनी इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं, जहां मेरे से बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं कि सर अभी तो हम द हिंदू पढ़ना ही नहीं आता, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना ही नहीं आता। तो करंट अफेयर को हम कैसे एक दिशा दें, और साथ ही साथ में कि क्या कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए, द हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, जनसत्ता पढ़े, आपकी इस पे क्या राय है सर? देखिए सर, इसमें मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट्स जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वह न्यूज़पेपर तो उनको पढ़ना ही चाहिए। अगर वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो वह काफ़ी चीज़ों को मिस करते हैं। एक पार्ट है कि हम करंट अफेयर के सेशंस देखते हैं, करंट अफेयर के सेशन से हमें नॉलेज मिल जाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से हमें नॉलेज मिल जाता है। लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट्स को यह बोलता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। इसका कारण यह है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के दो फायदे हैं। पहला तो ये कि आपकी लिखने की जो शैली है वह विकसित होती है। आपको मालूम होता है कि किसी सेंटेंस को किस फ्लो में लिखा जा सकता है, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी पार्ट जो हमें यह नज़र आती है कि अगर कोई स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ता है और खुद से जब उसको समझने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर एक
यह जील डेवलप होती है, उसके अंदर यह एक क्षमता डेवलप होती है कि हाँ, मैं खुद से भी कुछ चीज़ों को समझ सकता हूँ। अब आप ये सोचो, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वह उस स्तर पे आ चुके हैं जहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट कर लिया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, उसके बाद आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि ऑफ कोर्स आपको टीचर समझाएंगे, बट उसके साथ साथ आपको कई चीज़ों को खुद समझने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपको स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ेगा, कभी आपको वोकैबुलरी देखनी पड़ेगी, अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ना, मैं मानता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। चाहे आप आधे घंटे पढ़े, 15 मिनट पढ़े, एक ही आर्टिकल पढ़े, लेकिन ज़रूर इस पर ध्यान दें। दूसरा जो एक इसका पार्ट था कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। अब ये वो क्वेश्चन है जिसको लेकर लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत ही सॉर्टेड है कि आप या तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई एक न्यूज़पेपर ले लो, उसमें से आप पढ़कर अपना कंटेंट भी तैयार कर सकते हो, जो लिखने की शैली है वह भी डेवलप कर सकते हो, एडिटोरियल से आपको करंट इश्यूज़ पर पॉइंट भी मिल जाएंगे। लेकिन जब बात आती है हिंदी माध्यम के छात्रों की, अब चैलेंज क्या है कि कई सारे जो हिंदी न्यूज़पेपर हैं वह यूपीएससी के ओरिएंटेशंस के हिसाब से नहीं है। ऐसा नहीं कि वो न्यूज़पेपर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनका ओरिएंटेशन बाकी जनता के लिए है, यूपीएससी कैंडिडेट के लिए उनका ओरिएंटेशन नहीं होता। तो इस मामले में मैं स्टूडेंट को जो सजेस्ट करता हूँ कि आप कंटेंट अगर आपको बिल्ड करना है तो उसके लिए आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का इस्तेमाल करो, लेकिन अगर आपको लिखने की शैली डेवलप करनी है तो आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने होंगे, ताकि आपको मालूम चल सके कि हाँ, आपकी जो वोकैबुलरी है, आपकी जो शब्दावली है वह भी इन्हांस होगी, वह भी बढ़ेगी, साथ में लिखने की जो शैली है वह भी विकसित होती जाएगी। अब इसके लिए मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ कि एक न्यूज़पेपर है जनसत्ता। जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड ही है, उसी सेम पब्लिकेशन से आती है। तो इसमें आप देखोगे कि न्यूज़ की क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्लस लिखने की शैली भी बेहतर है। तो एक जो विकल्प है जो मुझे लगता है कि हाँ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, वह एक जनसत्ता न्यूज़पेपर है, जो मुझे अभी तक जो बाकी न्यूज़पेपर्स हैं उनके मुकाबले यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए खासकर ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफ़ी आसान है, हिंदी मीडियम वालों को ऑफकोर्स थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। कंटेंट के लिए आपको हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई एक न्यूज़पेपर एक बार देख सकते हो। कंटेंट के लिए जैसे जीत सर की जो सेशंस होती हैं उनको भी आप देख सकते हो। और जब आपको लिखने की शैली विकसित करनी है तो उसके लिए आप कभी कभी न्यूज़पेपर्स पे कम से कम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट स्पेंड जरूर करो। जब आप खाली समय में बैठे हो, जिस समय आप इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसी समय में आप चाहो तो एक न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। सभी लोग इतना समय तो इंस्टाग्राम पे ऐसे ही लगा रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट तो इधर भी लगा ही सकते हैं। तो सर, इस पे आपका क्या मानना है कि न्यूज़पेपर्स के बारे में स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, बताएं जीत सर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंस्टाग्राम की रील तो सभी स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उस टाइम में अगर एडिटोरियल पढ़ लिया जाए, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया जाए तो वो आप उनके लिए बेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। लेकिन हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे हिंदी माध्यम वालों को थोड़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं कि भाई इंग्लिश में ज़्यादातर करंट अफेयर अवेलेबल होता है। तो देखिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक अखबार चूज़ कर लीजिए, उसको आप उठाइए और उसको आराम से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ सर। एक बच्चा मुझे मिला और एक बच्चा वो बोलता है कि सर मुझे इंग्लिश ही नहीं आती है, मैं ये कैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूँ कैसे अगर मुझे इंग्लिश ही नहीं आती है। तो देखिए, आपको हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी तो देना पड़ेगा। वो तो भाई आपको स्टार्टिंग में ही मेंस आप दोगे तो आपको वो देना पड़ेगा और उसको क्रॉस करके ही आप आगे जा सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप थोड़ा थोड़ा टाइम, यानी कि आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा करके धीरे धीरे अगर टाइम देते चले जाएंगे तो विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ आप समझने लग जाओगे कि अखबार कहना क्या चाह रहा है, अखबार बोलना क्या चाह रहा है, कोई आर्टिकल है उसका ओवरऑल कंटेक्स्ट क्या है, ये धीरे धीरे आप समझ भी जाओगे। इसी के साथ जो मेरी करंट अफेयर की क्लास रहती है, किन्सुक सर की जो करंट अफेयर की क्लास आने वाली है, उन क्लासेज में हम सबसे पहले ही डिस्कस करते हैं कि इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है, तो वो आप उसको भी देख सकते हो। रही किन्सुक सर ने एक बात किन्सुक सर की, किन्सुक सर ने एक बात पूछी थी कि सर आप ये बताइए कि करंट अफेयर का हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर के लिए सर
केजीएस आईएएस ना एक डेडिकेटेड बैच लेके आया है, अध्ययन बैच, जो कि हिंदी में मेरे द्वारा होगा शुरू और इंग्लिश में किंसुक सर के द्वारा शुरू होगा। तो इस बैच में हम 1.5 साल का करंट अफेयर करेंगे, जहां हम इसको जनवरी से लेकर शुरू करेंगे और आगे जून तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप करंट अफेयर पर बेहतर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, करंट अफेयर को अच्छे से सीखना चाहते हैं, उसके डायनेमिक्स को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे केजीएस आईएएस का जो ऐप है उस पर जा सकते हैं और करंट अफेयर का जो ये बैच है, हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए किंसुक सर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो भी बहुत कॉमन सवाल है, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का, कि यूपीएससी सीएससी में वर्तमान में मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू, इनमें से सबसे टफ स्टेज कौन सी है? क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चे को देखता हूँ, ज़्यादातर तो नहीं, एक ऐसे ही फनी वे में अगर मैं आपसे बोलूँ तो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं सर। शुरू से वो आते हैं और सीधा इंटरव्यू की तैयारी में लगते हैं। तो आप बताइए कि पहले प्रीलिम्स ज़्यादा हर्डल है या प्रीलिम्स ज़्यादा टफ है, मेंस ज़्यादा टफ है या इंटरव्यू ज़्यादा टफ है? तो इसके बारे में आपका क्या विचार है किंसुक सर? एक्चुअली सर, अभी आप पिछले 2019 के बाद के जो पेपर के पैटर्न देखते हैं, 2019 के बाद जो भी प्रीलिम्स देखने को मिला है, एक्सेप्शन के रूप में आप 2024 को देख सकते हो, बट 2020 से लेकर 2023 तक में हमें ये देखने को मिला कि प्रीलिम्स के पैटर्न में काफ़ी चेंजेज आए। कई बार रैंडम तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे गए अलग अलग क्षेत्र से। लाइक पहले बच्चों में एक खास निर्भरता होती थी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करो, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो वहाँ से आ जाएंगे। बट धीरे धीरे वहाँ से क्वेश्चन आने की परसेंटेज थोड़ी बहुत कम होती गई, कई बार बहुत ही कम क्वेश्चंस भी आए। दूसरा एक हमने यह भी देखा है कि यूपीएससी ने क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसमें भी चेंज किया है। ओनली 1 और ओनली 2 और ऑल 3 वाले जो ऑप्शंस थे, उससे लगभग 1 साल तक बच्चे काफ़ी परेशान रहे। हालांकि उनके लिए अच्छी बात यह है कि 2024 में थोड़े कम क्वेश्चंस आए, तो इसी हिसाब से 2024 का प्रीलिम्स कई लोगों को आसान भी लगा। बट आज के समय में आप और स्टैटिस्टिक्स वाइज भी अगर आप देखते हो तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स के स्टेज में ही जाकर रुक जाते हैं। और वैसे भी ये एक एलिमिनेटर राउंड है, यहाँ पे बच्चों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। कुछ बच्चे जो हैं वह इस एलिमिनेशन राउंड से आगे पहुँचते हैं और जब वो मेंस में पहुँचते हैं तो मैं मानता हूँ कि मेंस जो है वो आपका एक सिलेक्शन राउंड है। ऑफ कोर्स आपको मेंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार बच्चों को लगता है कि उन्होंने पूरे साल में अगर उन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी की है और मेंस 3 महीने में तैयार कर लेंगे, तो यह भी नहीं होता। आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, जो मेजर जो एलिमिनेटर राउंड है जहाँ से आप आगे की प्रक्रिया में जाएंगे वह ऑफ कोर्स प्रीलिम्स है। और आज के समय में प्रीलिम्स निकालना कई बच्चों के लिए टफ हो गया है, बहुत टफ हो गया है, ये आप मान सकते हो। 2024 थोड़े से एक पॉजिटिव लाइट में हम देख सकते हैं कि हाँ, अब वापस से बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम प्रीलिम्स की तैयारी अगर पूरे साल भर अच्छे से करते हैं तो 80-90% चांस है कि अगर हमने पूरा मेहनत किया है तो ज़रूर हो सकता है। तो ये एक पार्ट है जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, प्रीलिम्स एक मेजर एक एलिमिनेटर राउंड रहा है। बट हाँ, मेंस में भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी। हालांकि मेंस की बहुत ज़्यादा रोल है। मेंस में अगर आप देखोगे तो मेंस वह है जो आपका रैंक डिसाइड करता है या डिसाइड करेगा कि आपका रैंक क्या है। इंटरव्यू ऑफ कोर्स आपको एक बेहतर रैंक दिलाने में हेल्प ज़रूर करता है, बट मेंस वो पार्ट है जहाँ पे आप अपनी मेहनत को अलग अलग जो पूरे साल भर की जो मेहनत है उसको आप वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर पाते हो कि हाँ, जितना हमने साल भर में जितने आंसर्स लिखे हैं, जितनी मेहनत की है, उसका परिणाम आपको मेंस में मिल जाता है। और फिर आप इसमें अगर लगे रहें तो इंटरव्यू में आपको आसानी ही आती है। तो इस मामले में आप क्या बोलेंगे सर? आपके अनुसार कौन सा स्टेज है जो ज़्यादा टफ है, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू? वैसे तो सर आपने सारा जो चीज़ें बतानी थी लगभग वो सारी बताई दी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अकॉर्डिंग टू मी तो प्रीलिम्स हम कहेंगे एलिमिनेटर है और मेंस हम कहेंगे सर सिलेक्टर है, ठीक है। और ज़्यादातर जो आजकल टफ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 3 अटैम्प्ट दे दिए, किसी ने 4 दे दिए, किसी के 5 अटैम्प्ट हो गए और उन्होंने प्रीलिम्स भी मान लो क्लियर नहीं किया। तो मैं ये मानता हूँ कि मेंस में क्या है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिखने का मौका मिलता है। और
प्रीलिम्स को मैं ज़्यादा टफ मानता हूँ सर, क्योंकि वो स्टेज अगर आपने क्लियर करी देन आप मेंस में अगर आप जाते हो तो प्रीलिम्स जब कोई व्यक्ति क्लियर करता है तो उसके पास वो स्कोप होता है, वो करेज होता है कि नहीं, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, बहुत दिनों के बाद, बहुत मेहनत के बाद मौका मिला है, अब इस मेहनत का फ़ायदा उठाना है और जब हमें मेंस लिखना है शानदार तरीके से, तो वही जो करेज है, वही जो मोटिवेशन है ना सर, वो उसको रैंक भी दिला देता है। तो प्रीलिम्स अकॉर्डिंग टू मी प्रीलिम्स सर, बाकी अगेन प्रीलिम्स एलिमिनेटर हो गया है सर आजकल, और मेंस जो है आपका सिलेक्टर हो गया है। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दैट इज़ कि बहुत सारा अगेन ये वो डाउट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी बच्चे, जैसे लाइक 2025 में कोई बच्चा है वो पेपर दे रहा है, 2026 के लिए वाले भी हैं, मुझे तो ऐसे वाले बच्चे भी मिले सर 2029 में पेपर देना है जिनको, है ना, तो उनका ये सवाल होता है कि भाई 2025 वालों का भी ये सवाल होता है, 26 वालों का भी, 27 वालों के, कि फ्रॉम डे वन क्या हम मेंस का आंसर लिखें, फ्रॉम डे वन क्या हम प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। तो आपकी इसमें क्या राय है सर, और देन इस पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आई होप कि जब आप इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो जितने भी बच्चे ये पॉडकास्ट देखेंगे उनका सारे डाउट उससे रिलेटेड एक्चुअली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ये एक ऐसी डाउट है जैसे प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या प्रीलिम्स के प्रैक्टिस है उसको लेकर तो बच्चे थोड़ा इंतज़ार भी करते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि हम पहले दिन क्लास में पहुँचे और पहले दिन से ही हम मेंस के शानदार आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, कि पहले दिन ही हमें वह आंसर लिख ले जिसमें हमें अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें कम से कम 6-7। एक तो बच्चों में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे जितने भी बच्चे आ रहे हैं स्कूल से या कॉलेज पास आउट होने के बाद, तो जब स्कूल या कॉलेजेस में होते हैं तो बच्चों के मार्क्स काफ़ी अधिक आते हैं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें उनको 8 नंबर 9 नंबर अच्छे से लिख दिया तो 10 नंबर भी आ जाते हैं। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम देखा होगा तो 10-10 नंबर भी बच्चों को आसानी से आ जाते हैं, इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पॉसिबल होता है। बट जैसे ही आप पहुँचते हो मेंस के स्टेज में, आप देखते हो कि रिजल्ट में भी हमें यह देखने को मिलता है कि जो टॉपर्स हैं उनके 50% मार्क्स पहुंच पाते हैं, कई बार उससे भी कम हो जाते हैं, कई बार 50% के आसपास में रहते हैं। तो यानी आपका जो बेस्ट आंसर होगा वह आपको 10 में से 5 मार्क्स दिलाएगा। अब बच्चों को जब स्टार्टिंग में जब कोई इवैल्यूएशन होकर उनको मिलता है तो बच्चों को मिलता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क 1.5 मार्क, तो अब इनमें बच्चों को लगता है कि क्या हम इतने बुरे आंसर्स लिख रहे हैं, क्या हमें आंसर लिखना नहीं आता, और बच्चे पहले दिन से ही सोचते हैं कि हाँ हमें 5 स्टेज पे 5th नंबर जो है 5 नंबर 10 में वो आने लगे। तो ये एक चैलेंज है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हो मेंस का, यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन एक दिशा में नहीं होता या एक टॉपिक पे नहीं होता, यह ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट पे होता है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक टॉपिक की समझ नहीं बल्कि सिलेबस की समझ होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि किन किन चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, अब जब हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे आपने मान लो कि पढ़ लिया कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है, इस सेक्टर के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर क्या है, इंडियन इकोनॉमी का बैकग्राउंड क्या है, इसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन क्या है। तो जब तक आप इन सभी मुद्दों को नहीं समझ पाते हो तब तक आप सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के कि हाँ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है उस पर आंसर लिखना टफ होगा। हाँ, एक समय के बाद आपके पास यह स्कोप होगा कि एक समय के बाद, चाहे वो मान लेते हैं आप एक ही सब्जेक्ट पे पूरा फोकस कर रहे हो, तो 10 डेज़ 15 डेज़ पढ़ने के बाद आप इस स्टेज में आ जाएंगे कि आप आंसर लिखने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, रिफाइनमेंट के लिए ऑफ कोर्स आपको और टाइम लगेगा, रिफाइनमेंट के लिए आपको कई चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। तो मेरा मानना है कि जब हम मेंस की बच्चे जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए। पहले दिन से आंसर लिखना जब आप स्टार्टिंग में हो, जैसे मान लेते हैं आपने फाउंडेशन नहीं किया है, फाउंडेशन कोर्स या सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तब पहले दिन से आंसर लिखना थोड़ा टफ है। हाँ, बट आपको कोशिश ये ज़रूर करनी चाहिए कि जब आपका एक सिलेबस का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है और उससे रिलेटेड कुछ नैरो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जो ज़्यादा ब्रॉड ना हो, तो उसको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर स्टार्ट हो जाए। अब एक और चीज़ जो सर मैं आपके पास ये क्वेश्चन वापस लेकर आऊँगा कि मान लेते हैं बच्चे के मन में ये होता है कि प्रीलिम्स के सवाल, तो प्रीलिम्स के सवाल भी आपने कई बार देखा होगा कि मान लेते हैं हिस्ट्री में
अगर क्वेश्चन पूछा जाए या पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाए तो एक क्वेश्चन आ जाता है एक स्टेटमेंट आ जाएगा गवर्नर के पोस्ट से, दूसरा जो है वह आ जाएगा प्रेसिडेंट के पोस्ट से। तो इस तरीके से मिक्स करके भी क्वेश्चंस आते हैं और कई बार तो सब्जेक्ट में भी मिक्सिंग होती है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम पहले दिन ही जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमने पॉलिटी पढ़ लिया या पॉलिटी का एक सेक्शन पढ़ लिया तो हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है सर, यहाँ पे क्या अप्रोच होनी चाहिए बच्चों की? सर अकॉर्डिंग टू यू बिल्कुल सही कहा आपने। मेंस की अप्रोच तो कुछ ऐसी ही होनी चाहिए कि सबसे पहले कि आप अपना एक पोर्शन कंप्लीट करें सिलेबस का या कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें। उस सब्जेक्ट में उस टॉपिक को अगर आप देखेंगे, लाइक ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में आपने लाइक प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ लिया, तो प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ के उस पर एक पूरे के पूरे डेडिकेटेड नोट्स आपको रेडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छी बन जाए धीरे धीरे, एक्चुअली उसको क्या है कि जैसे हम 4 रोटी खानी है सर, मान लीजिए, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि 4 रोटी एक साथ खा जाएंगे, धीरे धीरे करके एक टुकड़ा ही खाना, एक एक टुकड़ा करके खाएंगे, तब जाके समय लगेगा ना। तो अगेन पेशेंस का गेम है। तो जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स को धीरे धीरे समझोगे कि इसकी परिभाषा क्या लिखनी है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आए हैं, तब ओवरऑल एक डायनेमिक्स जो आपका तैयार होता है या ओवरऑल एक टॉपिक जब आपका रेडी होता है, तब आप कोशिश कर सकते हैं कि चलो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए और आपने क्वेश्चन को टैकल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ज्योग्राफी में तो ठीक है, आप स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है ज्योग्राफी में, तो अगेन प्लेट टेक्टोनिक्स पे आप लिख लोगे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप इको पे जाओगे, जब आप एथिक्स के केस में जाओगे, है ना, तब क्या करेंगे, तब तो क्वेश्चन लिख ही नहीं पाएंगे। अगेन GS2 में पॉलिटी वाले सेक्शन पे आप जाओगे, IR वाले सेक्शन पे जाओगे, तो जब तक आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिलेबस को लेके या फिर किसी टॉपिक को लेकर नहीं बढ़ेगी, है ना, डायनेमिज्म नहीं बढ़ेगा, आपके एनालिसिस जो आपका है वो अगर बेहतर नहीं होगा, तो फिर आप उस पर अच्छा उत्तर नहीं लिख पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू मी कोई भी एक टॉपिक आप ख़त्म करिए या कोई भी सिलेबस आप ओवरऑल पढ़िए उसको, या एक बुक आपने जो भी पढ़ी है या जो भी सिलेबस का हिस्सा पढ़ा है, लाइक इको आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, IR आपने पढ़ा है, तो आप उसको क्या करिए, उसके टॉपिक्स उठाइए, उस पर जो भी नोट्स आपने बनाए उसको अच्छे से पढ़िए, फिर देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जा रहे हैं, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से ये देखिए कि हमारा जो ओवरऑल हमने नोट्स बनाए हैं उसमें क्या लैक है, क्या चीज़ें लैक कर रही हैं, फिर उनको भी उसमें मेंशन कीजिए। फिर कोशिश कीजिए कि अब हम चलिए अब क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। और जो भी आपके रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं जो कि आपको मिलते रहते हैं ऑफलाइन में, ठीक है, तो आप उनसे वो क्वेश्चन चेक कराइए, फिर आप बताइए कि सर इसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, कि इसमें मेरा इंट्रोडक्शन ख़राब है, क्या सॉल्यूशन ख़राब है, क्या मेरा बॉडी पार्ट में जो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है तो इसमें हमें और क्या ऐड कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स दे विल हेल्प यू, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी सर ये सारी चीज़ें हम कर सकते। चलिए सर बढ़ते हैं आगे किंसुक सर। और एक और कॉमन क्वेश्चन जो हमारी क्लासेस में रहता है सर, वो है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। लाइक हमें NCERT से ही हमारा काम चल जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ना है, इको पढ़ना है, तो या जब पॉलिटी पढ़ना है, क्या हमारा केवल और केवल NCERT से ही काम चल जाएगा, या फिर कोई डेडिकेटेड बुक हमें अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़नी पड़ेगी? आपकी क्या राय है सर इस पर? बिल्कुल सर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में सबसे पहले यही डाउट आता है। कई बार मैंने लोगों को देखा कि वह सिंपली गूगल सर्च कर लेते हैं या 4 वीडियो देख लेते हैं और उसके आधार पर वह अपने बुक का खुद से एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। उन्होंने मान लेते हैं NCERTs भी खरीद ली, अलग अलग रेफरेंस बुक खरीद ली, तो इस टाइप से वो अपना एक स्टॉक जमा कर लेते हैं। अब इस स्टॉक को जब वह जमा करते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इस स्टॉक को ख़त्म कर पाना मुश्किल है। कि आपने एक लाइन से एक एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें खरीद ली, 5 किताबें खरीद ली और उसके बाद वो ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर बच्चे भी परेशान होते हैं और घर वाले भी ये सोचते हैं कि इसने इतनी किताबें खरीद ली, पढ़ता तो नहीं है। तो अब इसमें एक चीज़ सिंपलीफाई अगर मैं करना चाहूँ, इसको सिंपलीफाई करूँ, तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको किताबों का स्टॉक नहीं बनाना, आपको लाइब्रेरी नहीं बनना है, आपको पढ़ना है। और मेरी राय में एक जो बेसिक चीज़ जहाँ से सभी लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको NCERTs तो पढ़नी होती है। चाहे आप किसी की भी बात मानो, एक कॉमन बात आएगी कि NCERTs तो आपको पढ़नी है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में NCERTs बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, इन्वायरमेंट के बेसिक्स की बात करें, या फिर हम हिस्ट्री की बात करें, तो इन सभी में इन्वायरमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक्स में हमें ऑफकोर्स यह देखने को मिलता है कि NCERT की कुछ पुस्तकें कुछ हिस्से को कैटर कर पाती है। इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है
और दूसरी बात, आप यूपीएससी में देखोगे, यूपीएससी इकोनॉमिक्स नहीं पूछता, इंडियन इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी डायनामिक सब्जेक्ट है, तो इसमें आपके लिए हेल्प करेगी कि ऑफ कोर्स बेस बनाने के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, बट उसके बाद क्लास नोट्स जो हैं वह आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं। करेंट अफेयर्स की भी इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन सभी सब्जेक्ट्स में आपके जो उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट फैकल्टी हैं, उसके जो फैकल्टी हैं, वह आपको एक बेहतर गाइडेंस देंगे कि उनके नोट्स के साथ क्या आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत है। और उनसे अगर आप ये गाइडेंस लेते हो तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। इसका कारण ये है कि आप सर देखोगे कि हो सकता है कि कुछ फैकल्टीज़ जो हैं जब वो पढ़ाते हैं तो उनको मालूम है कि ये जो बेसिक पार्ट है यह इस बुक में है। अगर बच्चे इसको नोट्स के साथ ऐड ऑन कर लेते हैं तो अगर इधर उधर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी कैटर किया जा सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास नोट्स पढ़ो, प्लस जो सब्जेक्ट के जो फैकल्टी हैं उन्होंने जो आपको बुक रिकमेंड की है उन पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो वह आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं बुक्स के लिए यही बोलूँगा कि सिंपल रखो, लाइब्रेरी नहीं बनाना है अपने आप को। अपने के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमें बुक और जो टॉपिक है उसमें हमें सिलेबस के ध्यान से, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कंट्रोल करना है, चीज़ों को उसमें ख़त्म करना है। तो ये तो हो गई बुक्स की बात। अब एक और चीज़ जो है सर, और इसके दो डायमेंशन हैं। दो डायमेंशन ये है कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, हो सकता है कि उनकी क्लासेस चल रही हो, जीएस की क्लासेस चल रही हो, और साथ में इनकी ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हो। कई बच्चे जो हिंदी माध्यम से आते हैं वह साथ में इंग्लिश की भी क्लासेस करते हैं क्योंकि उनको ऑफकोर्स एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। तो ये तो एक ग्रुप हो गए बच्चों के। और दूसरे ग्रुप वो हैं जिन्होंने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, ऑप्शनल भी उनका कंप्लीट हो चुका है। अब इन दोनों के लिए एक बच्चों के मन में आता है कि हमें कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, हम कितने घंटे डेली पढ़ाई करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो इस पे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके पास भी बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते होंगे, सर हमारा टाइम टेबल फिक्स नहीं हो रहा, हम टाइम नहीं दे पा रहे, ये चीज़ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ छूट जा रही है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे सर कि क्या बेहतर अप्रोच हो सकती है टाइम टेबल को लेकर? बिल्कुल किंसुक सर, बिल्कुल। देखिए, मेरे को यहाँ पर 3 डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे मिले सर। एक वो बच्चे जिनका फाउंडेशन अभी चल रहा है, दूसरे बच्चे वो जो फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो जो फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन ऑप्शनल अभी तक नहीं पढ़ा है। एक कैटेगरी और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें जो मुझे अभी याद आई है, दैट इज़ जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो हमेशा मिलते हैं और हमेशा उनका एक डाउट रहता है कि स्पेशली जैसे हम एक एक करके चीज़ों को टैकल करते हैं। जैसे फाउंडेशन जिनका चल रहा है कि सर हम क्या करें। देखिए, जिनका फाउंडेशन चल रहा है तो जो भी आपके सब्जेक्ट के जो भी कंसर्न फैकल्टी हैं, आप उनसे मिलिए, आप उनसे बात करिए, आप उन जो वो पढ़ा रहे हैं उसको उस चीज़ को रिवाइज़ करिए, उस पर क्वेश्चन लिखिए, कोशिश करिए कि उन पे वो क्वेश्चन चेक करा लिया जाए। अपने आप को ज़्यादातर इन्वॉल्व रखिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जब वो चल रहा है। और धीरे धीरे, देखिए समय लगता है। आप अगर फाउंडेशन बैच में आए हैं तो पूरा साल आपको मिलता है, तो पूरा साल इसलिए ही मिलता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको सिलेबस को धीरे धीरे पचाने में समय लगेगा, इसलिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम मिलता है। तो अगेन फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए है कि वो नॉर्मली जो क्लास का फ्लो है उसको पढ़ते रहें और घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करें और करंट अफेयर की क्लास जो है वो आप करते रहें, इनफ है। ठीक है। दूसरे बच्चे वो जिन्होंने फाउंडेशन कर लिया है, ऑप्शनल नहीं किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जैसे भी आपको ऑप्शनल या तो घर से पढ़ना है या किसी के फैकल्टी के माध्यम से पढ़ना है, तो आप सबसे पहले अपने ऑप्शनल को तैयार करना शुरू कीजिए क्योंकि 3 से 4 महीने में वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ फाउंडेशन की, अगर आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है तो आप कोई भी एक सिलेबस उठाइए या कोई भी एक टॉपिक उठाइए या एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस उठा लीजिए और उस पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए। ऑप्शनल प्लस एक सब्जेक्ट, इसको प्लस करंट अफेयर, इन तीनों चीज़ों को अगर पैरेलली आप पूरे दिन में करते हो तो यकीन मानिए कि आपके पास पूरे दिन में समय ही नहीं होगा अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास जो कैटेगरी आई है, 4th कैटेगरी जो आती है, दैट इज़ कि भैया हमने अभी तक ना
जॉब के साथ जो हम तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जॉब के साथ अगेन सर 9 से किसी की 9 से 6 जॉब है, किसी की 10 से 6 जॉब है ना। उसके बाद व्यक्ति जो है, अब मशीन तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग ही है, तो अगेन आप देखोगे तो वो थक भी जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, उसके अंदर एक डेडिकेशन है कि नहीं हमें तैयारी तो करनी है। ये वही बच्चे हैं ज़्यादातर, मतलब 90% इसमें से वही बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है और दोबारा उनमें वो करेज है, अंदर कहीं ना कहीं वो आग बची हुई है कि नहीं हमें यूपीएससी करना है। तो जॉब के साथ भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करिए कि जब भी आपको ऑफिस से छुट्टी मिले, सैटरडे संडे, आप उसको अच्छे से, उस डे को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। इस केस में ये समस्या हो सकती है कि आपका जो शेड्यूल है वो बहुत हेक्टिक होगा, कि जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो देखिए, यकीन मानिए इस बात का, या फिर आप इसमें देख सकते हैं कि एट द एंड आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, भगवान जो होते हैं ना, परमपिता परमेश्वर जिनको हम बोलते हैं, वो जो आपकी मेहनत का एक एक कतरा जो आपने मेहनत की होती है उसका सूद समेत, सूद मतलब समझ रहे हैं ना सर ब्याज समेत आपको वापस देता है, और वो फिर आपसे संभाला नहीं जाता, कुछ इस प्रकार से वापस देता है वो। तो अगेन जो भी जॉब कर रहे हैं, अगेन आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सुबह कोशिश करिए जल्दी उठ के 1-2 घंटे पढ़ लें, शाम को कोशिश करिए कि 1-2 घंटे पढ़ लें, और ये 1-2 घंटे हो गया, और सैटरडे और संडे का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 अटैम्प्ट दिए हुए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो आप जॉब भी कर रहे हो, साथ में आपका प्लान बी भी अच्छा चल रहा है। आप जस्ट PYQ सॉल्व कीजिए, मेंस के, प्रीलिम्स के, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और सिलेबस को रिवाइज करते रहिए। आई थिंक इससे ज़्यादा मतलब और क्या हो सकता है किंसुक सर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कॉमन क्वेश्चन है सर उस पर हम चलते हैं। और क्या कॉमन क्वेश्चन है सर? ऑप्शनल, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ऑप्शनल। ऑप्शनल के बारे में आपको डाउट बताता हूँ, बड़े फनी डाउट रहते हैं। कौन सा ऑप्शनल सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है? जबकि आप रैंक्स अगर देखोगे, कभी फर्स्ट रैंक, जैसे बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट रैंक आई है, उन्होंने वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं जो कॉमनली कोई नहीं लेता है, लाइक इलेक्ट्रिक इंजीनियर इस बार का अगर हम देखें, लाइक कनिष्क कटारिया का अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल जो लिए हैं लोगों ने, जो कि स्कोरिंग है या नहीं है इस बात पे हमेशा डाउट रहता है। और कौन सा ऑप्शनल हमें लेना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, किस में हम स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कि सर मैं तो ये ऑप्शनल लूँगा, क्यों? क्योंकि इस ऑप्शनल की भागीदारी कहाँ पर है, जीएस में भी है। तो अकॉर्डिंग टू यू सर, क्या ऑप्शनल के लिए इतना विचार करना चाहिए, या सब्जेक्ट जो पसंद आ रहा है वो ले लेना चाहिए, या फिर जिस हिसाब से हम टॉपर्स का ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए? आपका क्या मत है इस पर? जी सर, बिल्कुल। पहली बात मैं यहीं पे ये क्लियर करना चाहूँगा कि ऑप्शनल का कोई ट्रेंड नहीं होता। ऑप्शनल का कोई ट्रेंड ऐसा नहीं होता कि हाँ इसी ऑप्शनल में आपको ज़्यादा स्कोर आएंगे, या अगर आपने ये ऑप्शनल ले लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शनल का ऐसा कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। अब ये मेन सवाल ये है कि आखिर हम ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें। ऑप्शनल डिसाइड करना ऑफ कोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी इस प्रिपरेशन का। तो मैं इसमें सजेस्ट करता हूं कि आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला तो ये कि आपका उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट कैसा है। मान लेते हैं कि आप साइंस ग्रेजुएट हैं, आपने हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया। आपने हिस्ट्री स्टार्टिंग में छोड़ा इसलिए था कि हाँ हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और अब आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर बैठ गए कि हाँ हिस्ट्री में लोगों के स्कोर्स अच्छे आए हैं तो हम हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, और हिस्ट्री का जीएस में यूज है तो हम हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। या फिर आप मान लेते हैं कि किसी और सब्जेक्ट से, मान लेते हैं आपने इंजीनियरिंग से किया है, तो आपने सोचा कि नहीं क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग से किया है और मुझे मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ना था तो मैं उसका यूटिलाइज कर लेता हूँ, उसी के कारण मेरा हो जाएगा। भले ही आपकी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं भी रही हो, फिर भी आप सोचते हो क्योंकि ग्रेजुएशन का पार्ट था तो मैं तो कर ही लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि सबसे अच्छी जो बात है कि यूपीएससी के जितने भी ऑप्शनल्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस और बेसिक मटेरियल हमेशा उपलब्ध होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे मान लो आपने सोचा कि 2-3 ऑप्शनल्स हैं, इसमें से मैं कोई एक डिसाइड करता हूं। तो अगर आपको वो डिसाइड करना है तो पहले आप उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, कुछ सिलेबस का पोर्शन देख लो, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लो। अब आप देखो कि क्या आपको उसमें रुचि लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि हाँ यह इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। कई बार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट में देखकर ही, उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक को देखकर ही हमें क्यूरियोसिटी आ जाती है कि हाँ चलो ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी उस सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सब्जेक्ट लेकर बैठ जाओ और उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना आए। जैसे मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है आपको देखने से लगे कि हाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल हो सकता है, हम इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन फिर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस का हिस्सा देखा और आपको मालूम चला कि उसमें जो टॉपिक्स है उसकी दूर दूर तक आपको कहीं कोई समझ नहीं, या थोड़े टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि शायद ये हमारे लिए बोरिंग हो जाए। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप वह ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये रखो कि आपके लिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब आपको एक चीज़ और गौर करना है। यह देखना होगा कि क्या उस सब्जेक्ट की जो कंटेंट है वह आसानी से अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि मान लेते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, सब कुछ अच्छे से रहा है, आपने पीजी भी कर लिया है उसी सब्जेक्ट से, तब तो आपके पास खुद का कंटेंट होगा और सफिशिएंट होगा। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप देखोगे कि कई बार ग्रेजुएशन में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं होती, सब्जेक्ट्स की बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं होती। तो इसमें हम यह ध्यान रख सकते हैं कि क्या उस सब्जेक्ट का कंटेंट में हर चीज़ आती है, कि उसके जो क्लास लेक्चर्स हो गए या नोट्स हो गए या उससे संबंधित टेस्ट सीरीज हो गए, तो क्या यह सभी चीज़ें आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं। अब मान लो बहुत सारे ऑप्शनल हैं, उसमें से कोई आपने ऐसा चूज कर लिया जिसमें आपको भी नहीं मालूम कि उस सब्जेक्ट के मटेरियल क्या है, ना ही उसके मटेरियल्स मार्केट में उपलब्ध है, ना ही उसकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, बट आपने देखा कि हाँ चलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर कोई टॉपर आए हैं, हम भी अगले बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि मान लो आप मैकेनिकल से हो, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज कर ली, आपको उस सब्जेक्ट का भी आइडिया नहीं, मार्केट में भी कंटेंट कम अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे दिक्कत आएगी कि अब आपका जो प्रिपरेशन है वह पूरा कर पाना मुश्किल होता जाएगा। तो दो मेन चीज़ों का याद रखें, आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए, उसका कंटेंट जो है वह अवेलेबल होना चाहिए। मार्क्स के पीछे मत जाएं कि कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग है, ये चीज़ बिल्कुल, ये तीसरा पॉइंट है कि इस भ्रामकता में मत घूमें, कि इस भ्रम में मत रहें आप कि हाँ ये ऑप्शनल से पिछले बार टॉपर आए थे तो हम भी टॉप कर जाएंगे, या इस ऑप्शनल के स्कोर ज़्यादा है तो वो टॉप कर जाएंगे। यह टोटली आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके उस वो जो सब्जेक्ट है उसकी समझ पर डिपेंड करता है। आपने ये ज़रूर देखा है कि हाँ उससे टॉपर निकले हैं, आपने ये गौर नहीं किया कि उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप सिर्फ एक आयाम पे देखते हो कि हाँ टॉपर जो है उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, बट दूसरे जो लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो उनका भी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकता है। तो ये भी एक चैलेंज है जिसको समझना है कि हमें सब्जेक्ट पे अपनी रुचि देखना है, उसके कंटेंट देखना है, और इस भ्रम में नहीं घूमना कि हाँ इससे पिछले बार क्या रिजल्ट रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ कि इस तीन चीज़ का ध्यान रख के आप ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग इसमें देखना चाहते हैं, जैसे जब भी हम क्लासेस में भी जाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं, सुबह में हो या शाम के समय हो, तो इन सभी में बच्चों के मन में एक चीज़ आती है कि सर कई बार हम तैयारी करते हैं तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पढ़ते पढ़ते अब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, या इतना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे सर? ये एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और आप कैसे बोलेंगे कि मोटिवेट कैसे रहें, इसके पीछे क्या ज़रूरत है? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, है ना। मोटिवेशन कहाँ से आता है, मोटिवेशन कैसे, मतलब अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि देखिए मोटिवेशन में, जैसे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, मान लीजिए जिसका पहला अटैम्प्ट है, उस व्यक्ति के पास तो क्या है कि एक अलग लेवल का जुनून है कि मुझे करना है, ठीक है। हालांकि वो सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट वाले के पास भी रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, लाइक फोर्थ अटैम्प्ट हो गया, फिफ्थ अटैम्प्ट हो गया, तो वहाँ पर जाकर बच्चा क्या करता है, थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है। टूटना इन द सेंस कि यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो बच्चा है ना वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगता है। डिमोटिवेट कैसे होने लगता है? उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी, और एक खुद की भी, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो इतना ज़्यादा गंभीर हो जाता है व्यक्ति कि इसमें करे क्या, मतलब आगे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, होगा कि नहीं होगा। तो अगेन यहाँ पर मैं वही कहूँगा कि जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन कम फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। मोटिवेशन जो आपने करेज दिखाया कि हमें यूपीएससी सीएससी में आना है और इसको करना है, तो यही अपने आप में एक मोटिवेशन फैक्टर है ना, मोटिवेशनल फैक्टर तो है ही। साथ ही में
अगर किसी को लग रहा है कि वो डिमोटिवेट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो फैकल्टी हैं सबके नंबर सबकी पास होते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा फैक्टर है सर फैमिली, और जिनकी फैमिली नहीं है या जिनका साथ जो फैमिली समझना जिन्होंने बंद कर दिया, कि जैसे 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट जिनके हो जाते हैं, तो अक्सर मैंने ये देखा है कि परिवार जो है उन्हें समझना बंद कर देता है और नालायकों की कैटेगरी में उन्हें रखने लगता है ना। और परिवार कहता है कि ये तो जस्ट लाइक दिल्ली में अगर कोई रह रहा है, कोई कहीं भी रह रहा है, कि ये तो जस्ट नॉर्मली कुछ नहीं कर रहा है और वहाँ जाकर इसने मज़े किए और हमारा पैसा बर्बाद किया। लेकिन वो बच्चा वास्तव में मेहनत कर रहा होता है, थोड़ा समय लग रहा होता है, 5 के बाद 6 के बाद 7, ऐसे ऐसे लोग हैं सर जिन्होंने 9 साल में निकाला है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो पीछे रहा होगा। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं परिवार को भी ये कहना चाहूँगा कि आप ना जिस भी आपने बच्चे को भेजा है, बच्चा तैयारी करने गया है, एक तो आप उसका साथ ना छोड़ें, उसमें विश्वास रखें, पहली बात तो ये सर। दूसरा है, सबसे अच्छी चीज़ है सर फ्रेंड्स, जो कि आपके इन्वायरमेंट जब कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में और स्पेशली यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हुए टाइम में बनते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी की जो तैयारी करता है उसको यूपीएससी वाला जो बंदा है या यूपीएससी की जो तैयारी करने वाला मित्र है वो ज़्यादा अच्छे से समझता है, और फैकल्टी तो समझते ही हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, कहीं घूम के आ सकते हैं, और अपने आप को थोड़ा परेशानी में अगर आप देखते हैं तो चलिए कहीं घूम के आ जाइए, किसी से बात कर लीजिए। जैसे आप अपने जैसे शेड्यूल इतना भी टाइट ना रखें कि पता लग रहा है कि आप हॉस्पिटल में ही चले गए, कि सर नहीं मुझे इस बार निकालना है, मैं तो 20 घंटे पढ़ूंगा और 4 घंटे ही सोऊंगा। तो यकीन मानिए कि नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल में 24 घंटे के लिए एडमिट हो जाएंगे, तो अगेन वो आपका शेड्यूल वहीं पे फिर ख़राब हो जाएगा। तो 8 से 10 घंटे का जो शेड्यूल है वो इनफ है, और उसके बाद अपना पार्क जाइए, जिम जाइए, जहाँ भी आपको जाना चाहिए। और मोटिवेशन के लिए आप और क्या कर सकते हो, अगेन फैमिली फ्रेंड्स, इनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास आई होप नहीं होगा, है ना। और जो प्रेम होता है ना सर, जैसे मतलब बच्चों की प्रेमिकाएं तो होती हैं, प्रेम सभी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे भी बात करना बेहतर रहता है, क्योंकि प्रेम केवल डुबाता नहीं है, आदमी को ऊपर भी उठाता है ना। तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो भी अगर आपको मोटिवेट करते हैं तो आप उनके साथ घूमने जाइए, उनसे बात कीजिए फ़ोन पे। पर ऐसा नहीं हो कि सुबह से शाम उनसे ही बात कर रहे हैं, पता लग रहा है कि मोटिवेशन ओवर हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है सर, तृतीय सर की, मुझे बहुत याद आती है, और जब भी कुछ मैं करने जाता हूँ तो अगेन देखिए, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना। तो मेरे अंदर भी ये सवाल है, क्या होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, उस लाइन के माध्यम से आज के इस पॉडकास्ट का हम अंत करते हैं सर। सो वो लाइन है कि है कौन सा ऐसा विघ्न जग में जो टिक सके नर के मग में, है कौन सा ऐसा विघ्न जग में जो टिक सके नर के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, जो आपने यह बात कही वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को, और इससे स्टूडेंट्स एक प्रेरणा लेंगे कि हाँ उन्हें निरंतर काम करते रहना है, और हम लोग भी आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे इसी तरह के पॉडकास्ट के माध्यम से और अन्य सेशंस के माध्यम से। आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। हम हमेशा आपके थ्रू, यूट्यूब सेशंस के थ्रू या ऑफलाइन सेशंस के थ्रू या इन पॉडकास्ट के थ्रू हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरी अभी भी क्वेरी ये सॉल्व नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो पॉडकास्ट होगा हम कोशिश करेंगे कि वहां पर वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए, वो क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। मैं और जीत सर आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही सेशंस में आपकी क्वेरीज के साथ, और साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कस करते हुए। थैंक यू अगेन एंड ऑल द बेस्ट।